हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही एक टॉपिक जिसका नाम है वेव थ्योरी। तो उस वेव थ्योरी से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें फिर आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के अंदर बच्चों सबसे पहले वेव तो पता ही है तुम लोगों को कि किस तरीके से बनी होती है। इस तरीके से वेव है, ठीक है। अब इसमें इसको तो क्रस्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होंगी, जिनमें सबसे पहले होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। लेकिन मोस्टली जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुम्हें यूनिट जो है वो मीटर में नहीं गिवन होगी, वो तुम्हें या तो एंगस्ट्रॉम में गिवन होगी, एंगस्ट्रॉम जो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, या फिर पिकोमीटर में गिवन होगी जो 10⁻⁻12 मीटर होता है, या फिर नैनोमीटर में गिवन होगी जो 10⁻⁹ मीटर होता है, या फिर माइक्रोमीटर में भी गिवन हो सकती है 10⁻⁶ मीटर होता है। तो मोस्टली यही वाली टर्म्स यूज करते हैं वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें जो भी यूनिट दे रखी है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वेवलेंथ होता है। ऐसे ही बच्चों सेकंड होता है फिर फ्रीक्वेंसी। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 1/t। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या होगी, या तो सेकंड इनवर्स होगी यूनिट, या फिर हर्ट्स हो जाती है, हर्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं हम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखो थर्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब किसी भी वेव ने जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको हम c से डिनोट करते हैं, और ये मोस्टली सब बच्चों ने पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में कि जो c होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन c जो है वो वेलोसिटी v से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज तो c की स्पीड से नहीं दौड़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। तो हर वेव जो है वो इस स्पीड से नहीं मूव करेगी, अलग भी हो सकती है। तो इसलिए वेलोसिटी मतलब c की जगह पे v भी यूज कर सकते हैं। पर होता क्या है, वही लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। अब उसके बाद फोर्थ, उसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, और इस वेव नंबर को v बार से डिनोट करते हैं। अब वेव नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर लेंथ ऐसे है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, थोड़ी बड़ी है वैसे तो, लेकिन 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें ये वेव्स बन रही हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। ठीक है, और जो वेव नंबर होता है ना वो हमेशा वेवलेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरीके से। कैसे,
देखो जैसे 1 सेंटीमीटर में एक केस में तो हमने ऐसे वेव्स बनाई है, और अगर मान लो 1 सेंटीमीटर में ही हम वेव्स ऐसे बनाते, यूं करके ऐसे 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आ रही हैं, इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम आ रही हैं। लेकिन इस वाले केस में वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, इस वाले केस में वेवलेंथ कम है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर वेव नंबर हमें ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ हमें छोटी करनी पड़ेगी, और अगर हमें वेव नंबर कम चाहिए तो वेवलेंथ हमें बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वे बार जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आई होगी ये टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों रिलेशन बिटवीन न्यू सी एंड लैम्डा। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो ये वाला रिलेशन तुमने याद रखना है, अभी इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म और पढ़ेंगे इसमें, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट radiations, the arrangement of different radiations according to their increasing frequency, increasing wavelength or decreasing frequency। ठीक है, जो डिफरेंट रेडिएशंस है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लगाना या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसका एक ऑर्डर होता है रेडिएशंस का, वो ऑर्डर तुमने याद रखना है बच्चों। वो एमसीक्यूज में जो तुम्हारे नीट या जेई मेंस है उसमें पूछ सकते हैं बीच में कि किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी ज्यादा है, या किसकी फ्रीक्वेंसी कम है या किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो उसके लिए जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो होती है कॉस्मिक रेज। ठीक है, उसके बाद होती है गामा रेज, फिर होती है एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चों, तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है इस ऑर्डर में तुम्हें इसको लर्न कर लेना है। तो इससे तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दो रेडिएशन दे देंगे, वो बोलेंगे बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है या वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो ये ऑर्डर याद रहेगा तो इजीली तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक बच्चों, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक और लेते हैं। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो होती है इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशंस तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जो रेडिएशन होती है हमारी, कोई भी रेडिएशन है वो, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो ट्यूब लाइट है या फिर बल्ब की लाइट है, वहां से जो रेडिएशन आ रही होती है वो रेडिएशंस के अंदर एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। मतलब द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम। मतलब जो एनर्जी इन द रेडिएशन is not continuous but in the form of small packets called quantum। उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। ठीक है, और इन केस ऑफ सनलाइट it is called photon।
उसको फोटोन बोलते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास ये सनलाइट है ऐसे, तो ये जो लाइट है ना, इस पूरी रेडिएशन के अंदर एनर्जी नहीं होती है, इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स होती है, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी होती है। तो उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वांटम बोलते हैं या फिर फोटोन बोलते हैं। जैसे सनलाइट वाले केस में मोस्टली फोटोन यूज करते हैं, और उसके अलावा कोई भी रेडिएशन होती है उसको हम क्वांटम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट है इसका वो ये था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ क्वांटम, ये जो पैकेट्स हैं इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहां से फिर हमारा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ई इज इक्वल टू एच न्यू आ जाता है। और एच न्यू मतलब एच यहां पे क्या है? वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है, एच की वैल्यू, वो क्या होती है? एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये एच की वैल्यू होती है। ठीक है, जिसको हम बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह जब करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक क्वांटम, ये जो एनर्जी है ये एक क्वांटम की है या फिर एक फोटोन की है, मतलब एक पैकेट की एनर्जी है। ठीक है, एच और न्यू तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिकॉज अभी पीछे मैंने रिलेशन बताया कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। तो देयरफॉर जो ई आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा, इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट होता है। सेम ऐसी थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है कि द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो E इज इक्वल टू एन एच न्यू ये होती है, वेयर एन इज नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ क्वांटा बोल दो उसको, या फिर फोटोन्स। ठीक है, क्वांटम का जो प्लूरल होता है उसको क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एन है ये पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर हम धूप में बैठे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम एक ही पैकेट एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो हम तो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो टोटल एनर्जी कैसे पता लगेगी? तो एक पैकेट की एनर्जी जो एच न्यू होती है और उसको टोटल नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जो किसी बॉडी ने एब्जॉर्ब करी होगी। ठीक है बच्चों, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू आ जाएगा। अब इसी को आगे हम थोड़ा सा और करते हैं तो सेम यही वाला रिलेशन ले लेंगे कि E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा? ठीक है बच्चों, तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा कि एक 100 वॉट बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। मतलब ये कह रहा है कि एक 100 वॉट का बल्ब है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है और जिनकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर। तो कह रहा है कि उस बल्ब ने एक सेकंड के अंदर कितने फोटोन्स एमिट किए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू ई बाई टी होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT, मतलब कि 100 इंटू 1, सेकेंड दे रखा है 1 तो मतलब 100 जूल, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एनर्जी 100 जूल आ गई। अब इसके बाद बिकॉज E इज इक्वल टू क्या होता है? एन एच सी बाय लैम्डा, ऐसे। तो यहां से हमें n कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E लैम्डा बाय एच सी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू E की जगह पे क्या आ जाएगा? 100 जूल। वेवलेंथ हमें दे रखी है 400 नैनोमीटर। अभी पीछे मैंने रिलेशन में क्या बताया था कि नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर।
और अपॉन h की जगह पे क्या आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c की जगह पे क्या आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो जैसे ऊपर कितना होगा 10 की पावर 4 तो मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और नीचे कितना आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बाय 19.8 इंटू 10 टू द पावर ये ऊपर जाएगा तो मतलब 21। तो n की वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगी, इतने फोटोन्स आ जाएंगे। इसको मतलब प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर कितने फोटोन्स एमिट करे हैं बल्ब ने। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों आज मेरे को ना ये इंट्रोडक्शन ही देना था जस्ट इसका। अब मैं इसके बाद इसमें तुम्हें 2-3 टॉपिक और कराऊंगा। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा और एक डी ब्रोगली इक्वेशन बताऊंगा और बोहर मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो जब वो मैं सारा बता चुका हूंगा उसके बाद मैं तुम्हें इसमें एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है बच्चों। तब तक बच्चों इसको तुम रिवाइज कर लेना। ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब मैं तुम्हें एमसीक्यूज कराऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में और नीट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें हम। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।